तो यहाँ पे राजस्थान गवर्नमेंट को जो हमारा लास्ट में ये कंक्लूजन था कि हमारी 30,000 की जो सप्लाई हो रही है, वहाँ पे हमारा लास्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलना है 9% ₹2700 और राजस्थान गवर्नमेंट को मिलना है 9% ₹2700। यही लास्ट में होना चाहिए ना, डेस्टिनेशन बेस का तो प्रिंसिपल यही कहता है कि ये बेनिफिट मिल जाएगा, तो डेस्टिनेशन की जो है रिक्वायरमेंट फुल हो गई। क्योंकि ये सी प्लस एस की ट्रांज़ैक्शन है, तो दोनों को इस तरीके से रेवेन्यू आ जाना चाहिए। आई की ट्रांज़ैक्शन होती, आई के हिसाब से डेस्टिनेशन होता, अगर ये आई के हिसाब से लास्ट जो रिज़ॉर्ट होता, ये मान लो सी कहीं किसी और को बाहर भेजता, आईजीएसटी भेजता, तो फिर पूरा का पूरा ₹5400 जो है वो उस स्टेट का चले जाता, क्योंकि कंज़म्पशन बेस्ड। लेकिन यहाँ पे सी टू डी जो ट्रांज़ैक्शन है, वो सेम स्टेट की है, तो वहाँ पे सीजीएसटी, एसजीएसटी की वजह से यहाँ पे 2700 प्लस 2700 मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक जो रेवेन्यू कलेक्शन हुई है, वो सिर्फ़ राजस्थान को मिला है ₹2200। राजस्थान कहता है मैं इसलिए कह रहा था मत लाओ जीएसटी, मेरे को नुकसान हो जाएगा। तुम यहाँ पे कह रहे हो कि मिल जाएगा, यहाँ ₹2200 मिला है खाली, ठीक है? वो कहते हैं चिंता ना कर, तेरे को जो है सब एडजस्टमेंट करके देंगे। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट इसको मिलना कितना है, अब इसको कितना मिलना है, इसके लिए कितना डिफरेंस आ गया, वो कहता है मेरे को ₹450 कम मिले हैं। इस ट्रांज़ैक्शन से ₹450 मुझे कम मिले हैं। ₹450 कम मिले हैं। अब यहाँ पे 450 को कम कवर करने के लिए किस तरीके से जो है यहाँ पे करना पड़ेगा। 450 को कवर करने के लिए यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि फर्स्ट ट्रांज़ैक्शन जो हुई थी जहाँ पे महाराष्ट्र ने राजस्थान को बेचा था, तब वहाँ पे ₹900 सीजीएसटी और ए ने बी को बेचा था, वहाँ पे ₹900 सीजीएसटी और ₹900 एसजीएसटी लगाया था। वहाँ पे ₹900 जो है मिल गया था किसको? महाराष्ट्र गवर्नमेंट को और ₹900 वहाँ पे मिल गया था किसको? सेंट्रल को। ₹900 इसको ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है? अब जब महाराष्ट्र से राजस्थान में शिफ्ट हुआ था तो आईजीएसटी लेवी के हिसाब से किसको मिल जाना चाहिए था वो? आईजीएसटी लेवी के हिसाब से वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें आना आना चाहिए, आईजीएसटी के तौर से। तो वहाँ पे जो है ₹900 का ये जो है ऐसे केस में क्या करेगी? ₹900 जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलना चाहिए, डेस्टिनेशन तो राजस्थान है, महाराष्ट्र का तो कोई रोल नहीं है। तो इसलिए महाराष्ट्र को जो ₹900 मिला था, वो पहली जैसे ही वो ट्रांज़ैक्शन नो वहाँ पे 17,500 वाली ट्रांज़ैक्शन हुई, जहाँ पे उसने सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्रेडिट ले लिया, वहाँ पे जो ₹900 है, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से जो है शिफ्ट होके जो है, वो किसके पास चले जाएँगे? आईजीएसटी लगा था, वो जाके चले जाएँगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तभी तो ज़ीरो होगा, यहाँ पे ₹900 इसको मिल गया था, ₹900 जो है, वो किसको मिलना था? ₹900 अब किसको मिलना था? आईजीएसटी की ट्रांज़ैक्शन हो गई तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को चले जाना था। तो यहाँ पे इसलिए इसको ज़ीरो करने के लिए यहाँ पे लिख दिया गोइंग टू सेंटर। ये सेंटर को चला गया ₹900, ठीक है? ये ₹900 इसके पास आ गया। अब ₹900 इसके पास आ गया, लेकिन अब सेंटर से जब आईजीएसटी से जब सीजीएसटी, एसजीएसटी का सेट ऑफ हुआ, राजस्थान अब मैं ट्रांज़ैक्शन की कौन-सी ट्रांज़ैक्शन की बात कर रहा हूँ? सी टू डी जहाँ पे एसजीएसटी और सीजीएसटी का की लायबिलिटी आई और आईजीएसटी का क्रेडिट ले लिया, तो वहाँ पे उस केस में क्या करना है? उस केस में हमारे को राजस्थान कहता है 2700 आने चाहिए थे, 2250 आए। तो वहाँ पे जो एक्सेस ₹450 हैं, वो किसके पास चले गए? वो ₹450 एक्सेस जो है वो सेंट्रल के पास चले गए। एक्सेस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले गए। अगर आप कैलकुलेट करो, यहाँ ₹900 सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल गए पहले, ये ₹900 के बाद सेकंड ट्रांज़ैक्शन में ₹1350 आईजीएसटी मिल गया। पहले सीजीएसटी मिल गया था, फिर सेंट्रल को आईजीएसटी मिल गया, ठीक है? उसकी टोटल कलेक्शन देखो कितनी हो गई। तो ऐसे केसेस में अब हमें जो एक्सेस उसके पास ₹450 हैं, वहाँ पे ₹450 की जो जो एडजस्टमेंट है, ये ₹900 इसको दे देगा पूरे, ठीक है? अब ये ₹900 में से ₹450 जो है वो राजस्थान को दे देगा और राजस्थान कमिंग फ्रॉम सेंटर ₹450 इसको सेंटर गवर्नमेंट से आ जाएँगे और इसकी जो इसको मिलना चाहिए था ₹2700 वो पूरे के पूरे इसको मिल जाएँगे। इस तरीके से मूवमेंट रहेगा। हर एक ट्रांज़ैक्शन का इस तरीके से फ्लो रहता है जब कंज़म्पशन बेस्ड टैक्स होता है।
जहाँ पे हम देखते हैं कि डेस्टिनेशन कहाँ पे है, जौन-सी जहाँ पे डेस्टिनेशन है, उस गवर्नमेंट को जो है उसका रेवेन्यू मिलना। अगर वो डेस्टिनेशन सी प्लस एस है, तो उसका एसजीएसटी का पोर्शन जो है उस गवर्नमेंट को मिल जाना चाहिए और अगर वो आईजीएसटी का ट्रांज़ैक्शन है, तो वहाँ पे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एज़ एन आईजीएसटी जाएगा और अगर वो सीजीएसटी, एसजीएसटी है, तो एसजीएसटी वाला पोर्शन सीधा उसको स्टेट के पास चला जाएगा और सेंट्रल जो सीजीएसटी वाला पोर्शन है, वो सेंट्रल के पास रहेगा। तो इस तरीके से जो है रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल रहता है, जब कोई भी ट्रांज़ैक्शन जो है इफ़ेक्ट में आती है। जब हम अपना चालान पे करते हैं, इसी तरीके से हम चालान की पेमेंट करते हैं, जो हमने स्ट्रक्चर देखा। और बैकएंड पे क्या होता है, वो आज हमने देखा कि किस तरीके से गवर्नमेंट अपना पैसा बाँटती है, कि हमारे पास इससे इतना कलेक्शन आया और इतना जो है सेंट्रल को एज़ अ सीजीएसटी आया, इतना एज़ अ आईजीएसटी आया और उसके हिसाब से वो अपना आईजीएसटी, सीजीएसटी को आगे स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करती है। स्टेट को जो एसजीएसटी था, वो तो सीधा-सीधा मिल गया, जो उसको सेंट्रल को जो सीजीएसटी और आईजीएसटी मिला है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन उसको करना है। ठीक है, किसी को कोई कन्फ्यूजन इसमें? पूछ लो, थोड़ा कन्फ्यूजिंग चीज़ है, अगर इसको लिख के कर रहे हो तो बहुत ईज़िली समझ आ जाएगा, बहुत अच्छी चीज़ है ये समझने के लिए। और इसके बिहाफ़ पे ये जो एडजस्टमेंट होती है ना, इसके बिहाफ़ पे भी काफ़ी ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है बेसिकली ये, क्योंकि ये प्रैक्टिकली हमें जो है पोर्टल पे हमें तो एडजस्ट नहीं करना पड़ता, हम तो चालान बना के पे कर देते हैं। लेकिन अगर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम, चाहे एग्ज़ाम कोई भी लेवल का हो, से सी ये अपना प्रोफ़ेशनल एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे अपना ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, जहाँ पे भी ये चीज़ें हैं, जहाँ पे भी अपना जीएसटी लॉ वग़ैरह आता है, तो ये चीज़ें जो है वहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे चीज़ टेक्निकल होती है, वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा कई बार निकल के आते हैं। अब नेक्स्ट में चलें फिर नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक जो बनता है, वो बनता है जीएसटी नेटवर्क। जीएसटी नेटवर्क से रिलेटेड हमने ऊपर एक बात पॉइंट छोड़ा था, जो हमने पेंडिंग छोड़ा था, अगर किसी को ध्यान हो तो। वहाँ पे जो पॉइंट छोड़ा था हमने, एक पेंडिंग पॉइंट छोड़ा था, जहाँ पे हमने पीपी लिखा था, जो पेंडिंग है, उसको अब हम कवर करेंगे। जीएसटी नेटवर्क क्या है? ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, हम फाइलिंग कर रहे हैं, पोर्टल पे फाइलिंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, रेवेन्यू शेयरिंग हो रही है, ये कौन चला रहा है? ये कौन चला रहा है? ये किसकी पावर है इसके पीछे? ये किस तरीके से ये किसने बना रखा है? इसके लिए एक पूरा एक नेटवर्क फॉर्म किया गया। तो ये जो जीएसटी नेटवर्क है, ये एज़ एन नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंट एंटिटी है ये। नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंट एंटिटी है ये, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्यों आ गया? सारी चीज़ें गवर्नमेंट का काम है ये तो। जीएसटी सारी चीज़ें हम गवर्नमेंट से डील कर रहे हैं, ये प्राइवेट लिमिटेड एंटिटी कहाँ से आ गई? तो गवर्नमेंट ने एक प्राइवेट लिमिटेड एंटिटी इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी जो शेयरिंग अभी हम देखेंगे, ज़्यादातर इसकी जो फंडिंग है, वो प्राइवेट प्लेयर के हिसाब पास है। ये जो कंपनी इनकॉर्पोरेट करी गई, प्राइवेट कंपनी, ये 2013 में इनकॉर्पोरेट कर दी गई थी। 2014 में देखा था एनडीए गवर्नमेंट की हमने मूवमेंट देखी थी। अब हम दोबारा से उसी पे आते हैं जो हमने पॉइंट पेंडिंग छोड़ा था ऊपर, वो अब रिलेट करेगा, इसलिए वहाँ पे उस टाइम पे इसको पेंडिंग रख दिया। यहाँ पे हमने बात करी थी कि यहाँ पे जीएसटीएन अ प्राइवेट कंपनी, जीएसटीएन अ प्राइवेट कंपनी वाज़ सेट अप टू प्रोवाइड आईटी बैकबोन टू जीएसटी। क्योंकि किस तरीके से ये काम कर पाएगा, गवर्नमेंट को ये भी एश्योर करना है। गवर्नमेंट को दूसरे स्टेट्स को और अपना रेवेन्यू देखने के लिए कहीं न कहीं ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है कि हम अगर नया फॉर्म कुछ कर रहे हैं, तो उसमें हम किस तरीके से अपना रेवेन्यू कलेक्शन कैसे होगा? तो वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। रेवेन्यू कलेक्शन 17 टैक्स को सबस्यूम करके एक टैक्स बना रहे हो, 17 टैक्स को उसकी जगह जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा, वो कितना सिक्योर होगा, उसका क्या फंडामेंटल रहेंगे, वो 2013 में ही इसको जो है डिसाइड किया गया। बिल लाने से, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाने से पहले जो है इस चीज़ को जो है इफ़ेक्ट में लाया गया। उसके लिए एक कंपनी खोली गई, उस कंपनी में ने मॉडल डिज़ाइन किया गया कि किस तरीके से इसको प्रोसेस में लाया जाएगा। तो 2013 में जो है ये कंपनी जो है फ़ॉर्म करी गई थी। अब ये दोबारा आते हैं नीचे, ठीक है? अब मेरा पॉइंट पेंडिंग जो था ये हो गया। अब हम इसमें देखते हैं कि ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड क्यों है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहाँ से आ गई? क्योंकि गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, गवर्नमेंट एंटिटी हो
और इसमें क्या फर्दर चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी हम देखेंगे। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड 24.5% इक्विटी इन जीएसटीएन। इक्विटी, इक्विटी क्या होता है? हम सब कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, हमें पता है इक्विटी क्या है। हमारी जो शेयर होल्डिंग रहती है, जिसकी शेयर होल्डिंग जितने परसेंट स्टेक लिया होगा उसने उस कंपनी का, उतना उसका शेयर होल्डिंग, इक्विटी राइट्स, राइट? तो सिर्फ 24.5% ही, देख रहे हो कितना कम परसेंट है गवर्नमेंट के पास इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। सिर्फ 24%, 24.5% हिस्सेदारी है इसकी जीएसटीएन के अंदर। बाकी हिस्सेदारी किसकी है? बाकी हिस्सेदारी में बात करें तो सारे स्टेट्स का मिला के, इंक्लूडिंग दिल्ली, पौंडीचेरी, ये सारे स्टेट्स का मिला के एंड एम्पावरमेंट कमेटी ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, ये सारे मिला के इनकी भी होल्डिंग 24% ही है। तो हम कहें तो इसकी 24.5% जो है गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इतना ही टोटल मिला के 24.5% जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास। टोटल भी करें तो 49%, 50% भी नहीं है, 49% जो है खाली स्टेक जो है गवर्नमेंट के पास है इसका। बाकी 51%, बैलेंस 51% जो है वो प्राइवेट प्लेयर के पास है विद द नॉन गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नॉन गवर्नमेंट फंडिंग किस किस के पास है? ये जब इसकी डिटेल नेटवर्क की मिली तो मैं इसकी कोशिश करी कि फंडिंग निकाली जाए, तो फंडिंग निकल के आई कि फंडिंग इस तरीके से गवर्नमेंट के पास तो सिर्फ इसका स्टेक जो है 24.5% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस एम्पावर कमेटी अगर कहें तो 24.5% होल्ड करता है सिर्फ। 49% टोटल होल्ड है सिर्फ। तो पावर कुछ भी नहीं है गवर्नमेंट के पास तो। मेजर तो है, ये सारे अगर प्लेयर मिल जाए बाकी के, तो इनके पास तो मेजर पावर है। इसमें कौन-कौन आता है? 10% एचडीएफसी के पास है, 10% एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एनएससी स्टैटिक इन्वेस्टमेंट कंपनी 10% होल्ड करता है। और अपना ये एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जो है बैलेंस 11% ये होल्ड करता है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का भी जीएसटी में के अंदर स्टेक है। तो टोटल 100% की जो बाइफरकेशन है, वो इस तरीके से जो है इतनी-इतनी होल्डिंग है इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो कि ये सारा चला रहा है। तो बहुत ही मेजर पॉइंट है ये, याद रखने वाली चीज़ है। अब इसके बारे में फर्दर अगर डिस्कस करें, कंपनी हैज़ सेट अप प्राइमरीली टू प्रोवाइड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज़। इनका काम क्या होता है? हम क्या करते हैं इसमें पोर्टल में फाइलिंग करते हैं। पोर्टल फाइलिंग करने के हिसाब से आगे अपना डाटा वो ट्रांसमिट करता है। उसके हिसाब से गवर्नमेंट डिस्कस करती है कि किस स्टेट को कितना जो है रेवेन्यू जो है उसमें कलेक्ट हुआ है और किस तरीके से बाँटना है। कंपनी हैज़ सेट अप प्राइमरीली टू प्रोवाइड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड द टैक्स पेयर एंड अदर स्टेक होल्डर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। तो इसका बेसिकली पर्पस क्या हो गया? एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी नेटवर्क बनाने का, जिससे इस तरीके की सारी ये जो हम चीजें देख रहे हैं इसको कवर अप कर सके। ऑल रोल आउट ऑफ द स्टैटिक रेवेन्यू मॉडल ऑफ जीएसटीएन shall consist of user charge to be paid by the stakeholder who will use the system, thus it will be self sustain organization। इसको समझते हैं क्या कहना चाह रहा है ये? मीन्स यूजर चार्ज। यूजर चार्ज क्या है? जो भी इसके रिगार्डिंग जो भी ऑपरेटिंग इसका खर्चा होगा वो कौन पे करेगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी। स्टेक कम हो रहा है, स्टेक है 24.5%, 24.5%, और खर्चा जो है इक्वल इन पे बाँटा जा रहा है। 50-50% खर्चा जो है ये गवर्नमेंट ये इसमें शेयर कर रही है। देख रहे हैं? ऑन बिहाफ ऑफ ऑल यूज़र, जो भी यूज़र्स, कितने सारे यूज़र्स हैं, लैक्स ऑफ कितने नंबर ऑफ यूज़र्स होंगे जो जीएसटी पोर्टल यूज़ कर रहे हैं। द स्टेट शेयर then apportion to the individual state in proportion to the number of taxpayers in their state। अब स्टेट गवर्नमेंट बेयर कर रही है एक्सपेंस, ठीक है? स्टेट गवर्नमेंट बेयर कर रही है, तो वो किस तरीके से उसको एलोकेशन करेगी उसमें? नंबर ऑफ टैक्स पेयर, उसको किस तरीके से? अब स्टेट टोटल स्टेट मान लो कितनी जो टोटल हमारी स्टेट निकल के आती है, स्टेट गवर्नमेंट 28 स्टेट्स जो हैं, अब इसमें किस तरीके से एलोकेशन होगा? हर स्टेट में बराबर बाँट दें? नहीं, कई स्टेट में ज़्यादा होंगे, कई स्टेट में कम होंगे। मान लो कि हरियाणा में जो है ज़्यादा है अगर रजिस्टर्ड पर्सन, हरियाणा में कम है, तो जिस प्रोपोर्शन में टैक्स पेयर रजिस्टर्ड है, जितने रजिस्टर्ड है, मान लो इसमें जो है 2 लाख रजिस्ट्रेशन है दिल्ली में, इसमें मान लो सिर्फ
60,000 रजिस्ट्रेशन है। ऐसे ही स्टेट वाइज़ चलेंगे, तो जितनी-जितनी जिसमें रजिस्ट्रेशन होगी, उसी हिसाब से उतना ही स्टेट जो है एक्सपेंस बेयर करेगा। स्टेट गवर्नमेंट तो पूरा कंसोलिडेटेड अमाउंट देना बनता है उसको, जो एक्सपेंस बनेगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की अपोर्शन कैसे होगा बाकी स्टेट्स में, वो उसका एज़ पर नंबर ऑफ टैक्स पेयर, कितने टैक्स पेयर्स हैं, उसके हिसाब से उसमें डिज़ाइन होगा। इसके क्या-क्या खर्चे होंगे, क्या-क्या खर्चे जो हैं हमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो बेयर कर रही है, मैक्सिमम एक्सपेंस को होगा आईटी सिस्टम डिज़ाइनिंग का। सबसे मेन चीज़ क्या है देखो, आईटी सिस्टम ही तो है इसके पीछे। अगर सिस्टम नहीं चलता, पहले हमें पता है जीएसटी हम रिटर्न में फाइल करते थे, आता था मोर देन 1,50,000 यूज़र इज़ वर्किंग स्टिल, यू हैव टू वेट, फिर हमारी टर्न आती थी। फिर उसको बढ़ा दिया, धीरे-धीरे उसको एम्बिट को बढ़ाया गया। तो आईटी सिस्टम इस तरीके से बनाना है ताकि ऑल ओवर इंडिया जो है उस पे ईज़िली काम हो सके। उस सेकंड पार्ट में क्या एक्सपेंस आता है उसका, फ्रॉड एनालिटिकल टूल, सिक्योरिटी ऑडिट, अदर फंक्शंस, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसा ना हो कि पोर्टल जो है वो लीक हो जाए, कोई और उसको वो कर सके। तो इस तरीके का स्टॉक बैकिंग स्ट्रॉन्ग जो है उसकी बैकिंग होनी चाहिए। तो इस तरीके से कोई फ्रॉड ना हो सके, कोई भी प्रॉब्लम ना आए, तो आईटी सिस्टम के साथ-साथ सिक्योरिटी सिस्टम जो है बहुत ज़रूरी है इसके लिए। थर्ड, तो जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के लिए लगेंगे, तो जा सारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस वगैरह होंगे, ये सारा सेटअप वगैरह बनाएँगे, तो ये सारा सिस्टम किसको दे रखा है? इन्फोसिस को दे रखा है। अगर आपको जानकारी है, तो ये सारा सिस्टम कौन गवर्न कर रही है इस टाइम पे? इन्फोसिस जो है इसका आईटी सिस्टम जो है डिज़ाइन करती है इन्फोसिस सारा का सारा। तो ये इसके जो बाकी जो खर्चे होंगे, सैलरी, रेंट, ऑफिस एक्सपेंस, इंटरनल, ये सारे खर्चे, मतलब ओवरऑल खर्चे जो हैं इसके आईटी डिज़ाइनिंग के हो गए, और डिटेक्शन, फ्रॉड डिटेक्शन और फ्रॉड का मतलब बेसिकली सिक्योरिटी से रिलेटेड और डिज़ाइनिंग से रिलेटेड मेनली इसके एक्सपेंस होंगे। इसमें क्या चेंज की ज़रूरत है? न्यू चेंज की क्या ज़रूरत है? अब हमने देखा ये प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में, मेजर पोर्शन 51% स्टेक, अगर ये एचडीएफसी बैंक, हमने देखा कौन-कौन से थे इसमें, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसी, न्यू एनएससी स्टैटिक, एलआईसी, ये सारे मिल जाएँ, 51% स्टेक तो इन्हीं के पास है। तो मेजर कंट्रोलिंग पावर तो इन्हीं के पास है। तो इस तरीके से इसमें कुछ बदलाव करने की फर्दर कोशिश जा रही है कि जीएसटी काउंसिल हैज़ अप्रूव्ड प्रपोजल टू कन्वर्ट जीएसटीएन नेटवर्क इंटू गवर्नमेंट एंटिटी। इसको गवर्नमेंट एंटिटी में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि ये मेजर स्टेक बेसिकली पर्पस जो है हमारा 49% से जो है स्टेक बढ़ाना चाह रहे हैं कि मेजर पावर डिसीजन मेकिंग, इक्विटी स्टेक है ना, डिसीजन मेकिंग पे पावर जो है वो भी जो है प्राइवेट एंटिटी की जगह जो है हमारे पास हो। स्टेटस बाय टेकिंग ओवर स्टेक्स हेल्ड बाय द प्राइवेट एंटिटी, वहां से वो अपना स्टेक छोड़ेंगे और गवर्नमेंट एंटिटीज का स्टेक लेगी, तो उनका स्टेक बढ़ जाएगा गवर्नमेंट एंटिटी का, और उनका कम हो जाएगा। तो इस तरीके का जो है चेंज लाने की ज़रूरत क्यों है? ये वही बात इसमें यहाँ पे लिखी हुई है, मेजॉरिटी ऑफ द जीएसटीएन प्रोसेस इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन, फाइलिंग, पेमेंट ऑफ टैक्स, प्रोसेसिंग ऑफ रिफंड, मेनली सारा का सारा जीएसटी नेटवर्क जो है यही सारा सँभालता है। चाहे हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो भी वही करते हैं, पोर्टल पे करते हैं, रिटर्न फाइलिंग भी वही करते हैं हम, टैक्स की पेमेंट भी वही करते हैं, कोई रिफंड अप्लाई करता है, उसको रिफंड का प्रोसीजर, रिफंड अप्लाई करने का भी तरीका वहीं पे ही है। तो सारी की सारी एक ही पोर्टल पे जगह सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पे क्या हो गया कि लैक्स ऑफ बिज़नेसेस जो हैं, वो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन उनकी पड़ी हुई है। लार्ज स्केल ऑफ इनवॉइस लेवल डाटा, बड़ी-बड़ी एंटिटीज़ डाटा, बिल्ला सबका डाटा वहीं पे पड़ा हुआ है। इतनी बड़ी-बड़ी एंटिटीज़ का डाटा वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये पर्पस है कि इसको जो है गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में लेना चाहती है, ताकि प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में ये चीज़ ना रहे, जिससे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसा ना हो कि लीक हो सके। गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा तो गवर्नमेंट अपनी क्योंकि प्राइवेट प्लेयर अगर आपस में मिल गए और इतनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो लीक आउट हो सकती है। तो इसलिए बेसिकली पर्पस यही है कि मीन्स इम्पोर्टेंट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ लैक्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज आर इन द हैंड्स ऑफ दीज प्राइवेट एंटिटीज, राइट, व्हिच may लीड टू लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल डाटा टू सच बिजनेस एंटिटीज। तो इनके अगर डाटा लीक हो गया तो नुकसान हो सकता है। इसलिए पर्पस ये है कि इसका जो स्टेक है बेसिकली खरीदना चाहते हैं, और खरीद के चाहते हैं कि गवर्नमेंट के पास ही स्टेक, जो मेजर स्टेक है गवर्नमेंट के पास आ जाए, तो बाकी फिर दिक्कत नहीं है। फंडिंग लगी है उनकी, ठीक है, फंडिंग लगी है, खर्चे के लिए भी चाहिए, लेकिन जो इसका ऑपरेशनल जो मेन कंट्रोल रहे वो गवर्नमेंट के पास है। कंसिडर्ड नेचर एंड स्टेक फंक्शन परफॉर्म बाय द जीएसटीएन, इट वाज फेल्ट दैट द नेटवर्क शुड बी कन्वर्टेड फुल्ली गवर्नड गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी। इस तरीके से इसका नेटवर्क फॉर्म हो जाए ताकि ये एक तरीके गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी हो जाए।
तो ये सारी हमने चीज़ें लास्ट में जीएसटी एंड नेटवर्क डिस्कस करना भी बहुत ज़रूरी था, किस तरीके से पीछे काम होता है। हम तो पोर्टल पे काम करते हैं, इसके पीछे भी बहुत सारी काम हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट इसी के ऊपर बेस्ड है, इसी के ऊपर उनका रेवेन्यू बेस्ड है। अगर ये सिस्टम सही चलेगा, तो उनको रेवेन्यू ठीक आएगा तो जाके शेयरिंग ठीक होगी। तो ये बहुत छोटी चीज़ नहीं है, ये इसलिए इसके पीछे लीगल बैकिंग ये सारी चीज़ें। तो हमने इसमें से 4 कल जो हमने कवर करे थे वो 4 चीज़ें हमने कवर अप करी थी लास्ट। हमने जहाँ पे हम हिस्ट्री देखी थी, उसके बाद हमने डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में डिफरेंस देखा था। फिर हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कवर करे थे। ये 4 पार्ट हमने कल कवर करे थे। बाकी के बैलेंस जो 6 पार्ट थे, वो हमने पार्ट 2 में कवर करे हैं। इस चैप्टर 1 के पार्ट 2 में हमने ये पार्ट 1 में कवर किया था और सेकंड जो है हमने पार्ट 2 में कवर करा है, जिसमें हमने हिस्ट्री देखी पहले, जहाँ पे हमने सन 2000 से लेकर 2017 तक किस तरीके से जो है मॉडल चला, वो सारा जो है हमने कवर अप किया। उसके बाद इंट्रोडक्शन हमने किस तरीके से इनका यूनिफाइड सिस्टम और डुअल जीएसटी मॉडल सिस्टम रहता है, वो देखा। फिर हमने देखा कौन से 17 टैक्स जो हैं इसमें सब्स्यूम करे गए, कौन से 8 उसके और 8 जो है सेंट्रल के और 9 जो है सीजीएस एसजीएसटी के जो टैक्सेस थे, उसको सब्स्यूम करा गया। इसके फीचर्स क्या हैं, किस तरीके से ये काम करता है, रेवेन्यू शेयरिंग मेथोडोलॉजी किस तरीके से जो है कौन-सा डेस्टिनेशन कौन-सी स्टेट को मिलना था, उस स्टेट को जो है किस तरीके से जो है टैक्स मिल पाएगा, तो उस तरीके का उसका मॉडल। और लास्ट में हमने देखा कि क्या कितना-कितना परसेंट जो है स्टेक जो है गवर्नमेंट के हाथ में है और वो आगे उसका क्या प्रपोज़ल है कि अपना स्टेक वो किसी तरीके से बढ़ा सके, ताकि उनका पास मेजर कंट्रोल इसका रह सके। तो इसमें से मेजर पॉइंट आई थिंक ये 10 पॉइंट में से जिसने जितना नोट किया है अच्छा है, क्योंकि रिवीजन करने के लिए जब हम रिवीजन करते हैं तो वो उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आती है। अभी तो लिखते जब हम हैं तो हमें मुश्किल होती है। लेकिन जब हम रिवीजन करते हैं तो वो उस टाइम पे हमारे लिए वो एज़ अ एसेट काम आता है और वो रिवीजन कभी भी हो सकती है। कभी भी हम अपने प्रैक्टिकली कोई दिक्कत आए तो हमने रजिस्टर खोला, ये जब रजिस्टर तैयार हो जाता है ना एक, तो वो उसका ये बेनिफिट बाद में बहुत बढ़िया रहता है। हमने जो लास्ट ईयर जो मैंने नोट्स बनाए थे ना, उसको मैंने इसको इसमें बहुत यूज़ किया है। जो भी चैप्टर मैंने बेयर एक्ट पढ़ा, साथ-साथ वो रजिस्टर खोला, उस रजिस्टर में जो हमने लास्ट ईयर समराइज़ किया था उससे पढ़ा और उसको इसमें अपने वर्ड्स में डाल दिया। ये जो मैंने इसमें ये लिखा हुआ है ना, ये जो इस तरीके की हैंडराइटिंग दिख रही है, तो इस तरीके की हैंडराइटिंग ये मैंने उन चीज़ों में से ही ऐड करी है, कि जो इस तरीके का मिलेगा ये सारा मैंने अपना टाइप करके उस नोट से ही फॉर्म किया है। तो अलग-अलग वो कुछ चीज़ें हमें बेयर एक्ट से मिल जाएँगी। तो इस तरीके से जो है जितना लिख रहे हो उतना अच्छा है, बाकी जिसको जैसे कन्वीनिएंट हो, मैं अपना बेस्ट बता सकता हूँ। बाकी अपने ऊपर है। तो कल परसों जब हम डिस्कस करेंगे, परसों हम डिस्कस करेंगे इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 20 सेक्शन है, जहाँ पे पुराने सेक्शंस को हटा के जो हम कहेंगे पुराने टैक्सेस को हटा के नए जीएसटी को किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया, कौन-सी पावर किसको दी गई, कहाँ पे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई, कहाँ पे पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी गई, कौन-सा आर्टिकल क्या कहता है, जीएसटी में गुड्स की क्या डेफिनिशन है, सर्विसेज़ के बारे में क्या कहता है, और भी बहुत कुछ है उसमें। जब हम करेंगे उसको भी आई थिंक हमें 2 पार्ट में ही बाँटना पड़ेगा, काफ़ी लंबा प्रोसेस है वो भी। कोशिश करेंगे जितना पार्ट कवर अप हो सके। बाकी उसके बाद फिर हम फर्दर शुरू करेंगे, फिर बेयर एक्ट शुरू करेंगे। तो ये आज इतना ही कवर करते हैं। तो फिर परसों बाकी का पोर्शन हम परसों शुरू करते हैं।